बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुबैद रसूल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल इंसाफियन न्यूज़। नाजरीन, जब से हम पैदा हुए हैं तब से ही हम सुनते आ रहे हैं, अक्सर आप सब ने एक डायलॉग लाजमी सुना होगा कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। नाजरीन, इस मुल्क की ये बदकिस्मती है कि जब से ये बने तब से ये क्राइसिस में है। पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन उसके बाद जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है वो भी एक तारीख़ है, उसकी भी एक हिस्ट्री है। जो तारीख़ हमें पढ़ाई जाती है उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाती हैं। अब अगर मैं ज़्यादा डिटेल में गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ चीज़ें इसमें मैं मेंशन करूँगा। कायद-ए-आज़म के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो वो सिर्फ़ एक वीडियो मेरी पूरी उसी टॉपिक पे बनेगी कि कैसे कायद-ए-आज़म को मारा गया। कायद-ए-आज़म को नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, कायद-ए-आज़म को पॉइज़न जहर दिया गया था और ये एक तारीख़ का हिस्सा है जो कि हमें नहीं पढ़ाया जाता, और वो क्यों हुआ था ये भी अब एक अलग से एक स्टोरी है। उसके बाद लियाकत अली ख़ान को कैसे कत्ल किया गया, उसके बाद मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को कैसे गद्दार डिक्लेयर किया गया। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें हमारी हिस्ट्री हैं, हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पढ़ाई नहीं जाती। हमें तारीख़ में वही कुछ बताया जाता है जो बताना चाहते हैं। और इसमें जो पाकिस्तान ग्रो अप हुआ, जो पाकिस्तान आगे बढ़ा, पाकिस्तान बनने के बाद तो बहुत सारे इसमें हुक्मरान आए। हमारी फ़ौज शुरू दिन से लेके आज तक डोमिनेट करती आ रही है। मेरा ये मानना है कि फ़ौज को बिल्कुल डोमिनेट करना चाहिए इस मुल्क में, क्योंकि हमारे पास ये बहुत बड़ी एक ताकत है फ़ौज। अगर हमारी फ़ौज ना हो तो दुश्मन जो है वो तो हमें कच्चा ही खा जाए। हमें तो इंडिया ही ना छोड़े, बाकी तो दूर की बात है। इसराइल, अमेरिका, बाकी जो ताकतें हैं वो तो हैं ही पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं, वो तो शुरू दिन से, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान एटमी पावर है। तो हमारी फ़ौज ही हमारी जो दिफा की पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन है। तो फ़ौज का जो किरदार है पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और मुझे भी इस चीज़ का पूरा यकीन है और मैं भी इस चीज़ पे कायम हूँ और मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन नाजरीन, तस्वीर का जो दूसरा पहलू है उस पर भी हमें बात करनी पड़ेगी कि एक तरफ फ़ौज हमारे मुल्क की दिफा की लकीर है, दिफा की लाइन है, यानी हमारी ये फ़ौज है कि जो उस लकीर को दुश्मन को पार नहीं करने देती। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम एक आज़ाद मुल्क हैं और हमारे मुल्क में वो वाले हालात नहीं बने जैसे लीबिया में हुआ, जहाँ पे फ़ौज को कमज़ोर किया गया और फिर इक़्तिदार जो है कर्नल कज़ाफ़ी को हटा के फिर मुंतशर हो गया पूरा लीबिया। और आज लीबिया का हाल सबके सामने है, शाम का सबके सामने है, इराक़ का सबके सामने है। तो नो डाउट कि हमारी फ़ौज की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारी सलामती और हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हमारी एक तलख़ एक हकीकत है कि हमारी फ़ौज दिफा के साथ साथ और बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व है। जो नाजरीन फ़ौज ताकत पकड़ती गई इस मुल्क में, फ़ौज का होल्ड होता गया इस मुल्क में, तो फ़ौज के जो आला क़यादत आती गई, जो भी जनरल्स आते गए, उनका जो रुझान है वो दूसरी तरफ हो गया। दूसरी तरफ मेरा मतलब है माल बनाने में, डॉलर बनाने में। तो उसकी वजह से हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा। हम तरक्की नहीं कर सके, हम आगे नहीं बढ़ सके। हमने एटम बम तो बहुत ज़्यादा बना लिए, मिज़ाइल बहुत ज़्यादा बना लिए, लेकिन जो हमारी आवाम की जो हालत है, जो हमारे आवाम का जो हाल है वो नहीं बदल सका। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे फ़ौजी क़यादत है, जो हमारे आला ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं। नाज़रीन, मैं ज़्यादा नहीं मेंशन करूँगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा आर्मी चीफ़ आए गए। मैं सिर्फ आखिरी जो 3-4 गुज़रे हैं उनकी बात करूँगा। सबसे पहले आ जाते हैं हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे। नाज़रीन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ सबको पता है, कौन नहीं जानता। जब वो मुल्क में थे, मुक्के लहराते थे और कहते थे जी मैं कमांडो हूँ, पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान, यही नारा होता था। मेरा ख्याल सबने सुना होगा। मेरा ये सवाल है कि आज जनरल मुशर्रफ कहाँ पे है?
क्या रिटायरमेंट के बाद जनरल मुशर्रफ इधर पाकिस्तान में रहा? इसका जवाब है नहीं। जनरल मुशर्रफ बाहर चला गया, दुबई, फैमिली को लेके, फैमिली समेत। यानी वो जनरल जो पाकिस्तान की कस्में खाता था और पाकिस्तान का ठेकेदार एक हिसाब का बना हुआ था कि जी सबसे पहले पाकिस्तान, वो जनरल मुशर्रफ रिटायर्ड होते ही यहाँ से 9-2-11 हो गया। उसके बाद जनरल मुशर्रफ के जानशीन जो जनरल मुशर्रफ जो छोड़ के गए अपनी जगह पे, वो थे अशफाक परवेज़ कियानी। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी पीपल्स पार्टी के दौर में थे आर्मी चीफ़। वो भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जितनी देर रहे, सबको यही जी बड़े सुप्रीम कमांडर हैं जी, हमारे सिपा सलार हैं और बड़े वो भी खैर खा बने हुए थे जितने देर वो रहे। उसके बाद वो भी चले गए रिटायर्ड हो के। कहाँ पे चले गए? ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहाँ पे पता चला जी उन्होंने कोई जजीरा ख़रीद लिया है ऑस्ट्रेलिया में जाके। उसके बाद जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के बाद रहील शरीफ, तो रहील शरीफ रिटायर्ड हुए। वो भी जितना देर रहे, सारे बड़े कहते थे पाकिस्तान का जी आर्मी चीफ बड़ा बहादुर है, बड़ा दलेर है, और वो भी बड़े जितना अरसा भी रहे पाकिस्तान के ठेकेदार बन के रहे। प्रॉब्लम ये है कि जितने भी आर्मी चीफ़ हैं वो ऐसे ही शो करते हैं कि जैसे उनको पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है, और वो तो इस मुल्क के लिए अपनी जी जान लड़ा देंगे और मरेंगे भी इस मुल्क के लिए और जिएंगे भी इस मुल्क के लिए और रहेंगे भी इस मुल्क में। ये ऐसे शो होता है जितनी देर ये रहते हैं। तो वही रहील शरीफ जो बड़े पैट्रियट थे, हमें बड़ा लगता था बहुत ज़्यादा पैट्रियट है, वो भी रिटायर्ड हो गए, वो भी गायब हो गए। वो सऊदीया चले गए और सऊदीया में जाके वो 40 मुल्कों की फ़ौज के सरबराह बन गए, और वो भी कोई ना कोई उन्हें कोई किसी न किसी वफा का सिला मिला था। उसके बाद नाजरीन अब आ जाते हैं हम अपने जनरल बाजवा की तरफ। अभी जो जनरल बाजवा साहब हैं ये बड़े पैट्रियट बने हुए हैं। ऐसे लगता है कि जैसे पूरा मुल्क इन्होंने अपने कंधों पे उठाया हुआ है, और अगर ये कंधा इधर उधर हो गया तो पाकिस्तान गिर जाएगा। यानी इनके बगैर पाकिस्तान जो है ना ये बचना ही नहीं है, ऐसे फील करवा रहे हैं। और ये जितने भी आर्मी चीफ़ आए हैं सब ने ऐसे ही करवाया है। इन्होंने एक अलग से शोबा रखा होता है जो मैं लगाया होता है मिली नगमों पे। कभी मिली नगमे आ रहे हैं, कभी ड्रामे आ रहे हैं ISPR के, कभी कोई फिल्म आ रही है, तो हमें बस इसी चाहे चीज़ों में रखा हुआ है। हमें कौमी तरानों के पीछे लगा के खुद कौमी खजाने के पीछे लग गए। तो ये बात किसी हद तक ठीक है कि ये लोग सिर्फ कौमी खजाने की तरफ लगे होते हैं, और एक के बाद एक आर्मी चीफ़ इसी इंतज़ार में बैठा होता है, क्योंकि ये आखिरी स्टेज होती है, इसके बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये अपना सारी सर्विस को कैश करने का एक तरीका है। यानी जो आर्मी चीफ़ है और जो वेटिंग में आर्मी चीफ़ है, ये सारे अपनी पूरी सर्विस का एक रिवार्ड लेने के लिए तैयार होते हैं। यानी इनको ये होता है कि हम रिटायर्ड हो के अब अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर लें, अपने बच्चों को, उनकी अपनी नस्लों को संवार लें। तो ये अनफॉर्चुनेट है, ये हकीकत है, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, ये हमारे मुल्क की तल्ख रियलिटी है। तो जहाँ पे सारे जो जितने भी आर्मी चीफ़ हैं वो नहीं रहे तो रहना इन्होंने भी नहीं है। ये बात मेरी आप नोट कर लीजिएगा नाज़रीन, मेरी ये वीडियो अपने पास संभाल के रखिएगा। ये भी नहीं रहेंगे इस मुल्क में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इनको पता है, ये इस सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं। इनको पता है कि इस मुल्क का किस हद तक इन्होंने बेड़ा गर्क किया। इनको पता है कि इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। इनको पता है कि इस मुल्क में जो भी है वो हमने ले के लूट के बाहर ले जाना है, और हमने अपने बच्चों का सोचना है। हमें मुल्क से कोई, हाँ, जितनी देर तक ये सर्विस करते हैं, जितनी देर तक ये हाजिर सर्विस होते हैं, इनसे बड़ा कोई पैट्रियट नहीं होता। और ये ऐसे ही शो होता है, हमें ऐसे ही दिखाया जाता है कि ये पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा खैर ख्वाह हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ही नज़र भी नहीं आते। नाज़रीन ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, ये हमारे मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। ये जब तक ये वाला तबका, यानी जो इक़्तिदार पे बैठे हुए आला अहदों पे बैठे हुए जो लोग हैं, अभी तो मैं सिर्फ इस वीडियो में जनरल्स की बात की, अभी तो मैं जुडिशरी की तरफ आऊँगा। जो जजेज़ हैं उनका भी यही हिसाब है, जितने भी रिटायर्ड जज हैं वो भी बाहर जाते हैं। इवन कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, छोटे छोटे सरकारी ऑफिसर्स, क्योंकि ये मुल्क तो सबने लूट मार का एक बहाना बनाया हुआ है। ये मुल्क तो लूट मार के लिए रखा हुआ है। हम भेड़ बकरियाँ अवाम, हमें लूटने के लिए, हमारे टैक्सेस के पैसे खाने के लिए, हमारे नाम पे IMF से पैसे लेने के लिए ये मुल्क तो इसलिए है। ये खाते हैं, पीते हैं, अपने बैंक बैलेंस भरते हैं, अपनी बाहर जायदादें खरीदते हैं और बाहर चले जाते हैं। नाज़रीन ये
जितने भी जनरल्स हैं, जजेज़ हैं, इनकी इतनी तनख्वाह नहीं होती कि ये बाहर इतनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ ले लें, लेकिन उन्होंने ली होती हैं। कर लें जो करना है कर लें, आप बिगाड़ लें जो इनका बिगाड़ना है। तो जब तक ये मुल्क में ये सिस्टम चलता रहेगा नाज़रीन, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जब तक एक आर्मी चीफ़ या चीफ़ जस्टिस या जितने भी सरकारी बड़े आला ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए ये कानून नहीं बन जाता कि वो रिटायर्ड होने के बाद अपने मुल्क में रहेंगे, उनके बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, उनके बच्चे बाहर की नेशनलिटीज़ नहीं लेंगे, वो उनके बच्चे चाहे बाहर रहें, चाहे स्टडी कर लें, लेकिन वो अपने मुल्क में आएंगे और इधर ही रहेंगे, इधर ही प्रॉपर्टीज़ होंगी, बाहर किसी की भी एक प्रॉपर्टी नहीं होगी। तब तक ये मुल्क हमारा नाज़रीन आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जब आला ओहदों पे, ताकतवर ओहदों पे बैठे हुए लोग, उनको ये नहीं होगा, उन्हें ये होगा कि हमने तो इधर रहना ही नहीं है, तो वो कितना कि इस मुल्क के बारे में सोचेंगे। लेकिन ये मुल्क जब से इस एलीट क्लास के हाथों में आया हुआ है, तब से इस मुल्क की हालत नहीं बदल रही। एक के बाद एक आते हैं, चेहरे बदलते हैं, निज़ाम नहीं बदल रहा। अभी श्रीलंका में जो रिसेंटली हुआ है, वो उससे इबरत हासिल करनी चाहिए इन लोगों को, और हमारी आवाम को भी ये समझना चाहिए कि कब तक हम इस सिस्टम के अंदर जीते रहेंगे, कब तक हम अपने बच्चों का फ्यूचर इन लोगों के लिए कुर्बान करते रहेंगे, कब तक हमारे बच्चों का फ्यूचर भी ये ले जाएंगे, कब तक हमारे बच्चों की किस्मत में जो है, जो रिसोर्सेज हैं इस मुल्क के, वो ये लूट के ले जाएंगे और ये खा जाएंगे। नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा अलमी है इस मुल्क का। हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अपनी आर्मी से। हमारी आर्मी जवान बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, दलेर हैं, लेकिन उनके रिसोर्सेज भी ये एलीट क्लास खा जाती है। ये हमारे जो आला ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो ताकतवर लोग हैं, ये उनके भी रिसोर्सेज, उनके भी हिस्से की चीज़ें खा जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ के बिज़नेस ये कर रहे हैं, हर किस्म के धंधे ये कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो सिर्फ मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये मुल्क ऐसा है कि इसमें सारा कुछ है, सिर्फ़ और सिर्फ हमें आला ओहदों पे बैठे हुए लोग अच्छे नहीं मिल रहे। जिनके हाथ में ताकत है, जिनके हाथ में रियासत है, वो लोग इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, वो कभी भी इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं रहे। एक के बाद लाइन लगी होती है, वेटिंग चीफ जस्टिस, इस वेट में होता है कब मेरी दिहाड़ी लगे, कब मैं आऊँ तो मेरी दिहाड़ियाँ लगें। वेटिंग आर्मी चीफ, इस वेट में होता है कब मैं आऊँगा मेरी दिहाड़ी लगेगी। ये इस वजह से नहीं होते कि मैं आर्मी चीफ बन के तो इस मुल्क का बड़ा मैं हिफाजत कर लूँगा या मैं इस मुल्क का भला कर दूँगा, नहीं, ये अपने भले के लिए वेट में होते हैं। और फिर जब जितनी देर ये ओहदों पे रहते हैं, इनसे बड़ा पैट्रियट कोई नहीं नज़र आता, इनसे बड़ा पाकिस्तान का ठेकेदार कोई नज़र नहीं आता, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद ये लोग नज़र ही नहीं आते। तो कब तक इस मुल्क में ये कुछ चलता रहेगा। नाज़रीन, अगर यही सिस्टम इस मुल्क में रहा, अगर बहुत लंबे अरसे तक चलता रहा, क्योंकि अब आवाम में आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, सोशल मीडिया का दौर, अब कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहती, तो ये मुझे तमाशा लंबा होता नज़र नहीं आ रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से ये दुआ है इस मुल्क पर अपना रहम व फजल करे और हमें समझने सोचने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला ऐसे ताकतवर लोगों से इस मुल्क की जान छुड़वाए जो इस मुल्क के नहीं हैं। ये लोग आर्जी हैं, मेहमान हैं, और ये बाद में अपने अपने मुल्कों में चले जाएंगे जहाँ पे इनके बच्चे ऑलरेडी सेटल होते हैं, बाहर पढ़ रहे होते हैं, इनकी फैमिलीज़ ऑलरेडी बाहर हैं। अपना अल्लाह ताला रहम और फजल करे और हमारा मुल्क तरक्की करे, और तरक्की तब होगी जब इन प्रॉपर्टी डीलर्स और बिजनेसमैनों से हमारी जान छूटेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।